Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस विकिरण की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसकी तरंग दैर्ध्य 350 गुणे 10 की घात -9 मीटर है। आपको क्या करना है, ऊर्जा ज्ञात करनी है और आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करते हैं तो उसमें हमेशा लिखते हैं कि दिया है। क्या क्या दिया है? तो हमें दिया जो है वो है तरंग दैर्ध्य दी गई है। तो हमें दी गई है विकिरण की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान दिया है और ये 350 गुणे 10 की घात -9 मीटर है। ठीक है ना। और हमसे ऊर्जा का मान यानी कि ई का मान पूछा गया है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपको एक बात याद आ रहा है कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लगाएंगे, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से लगाएंगे तो ई इक्वल टू जो आएगा वो आएगा hc/λ। ठीक है ना। अब hc/λ आएगा तो h क्या था, प्लैंक नीतांक है, कितनी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है ना। 6.626 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड होती है। c क्या है, c जो है प्रकाश का वेग है, इसका मान कितना होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। और लैम्डा का मान कितना दिया हुआ 350 गुणे 10 की घात -9 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 6.6, हमने इसको ले लिया, गुणे हो जाएगा 3 और बटे हो जाएगा तुम्हारा 350। ठीक है ना। और गुणे ऊपर जरा देखो तो ऊपर में क्या क्या आएगा, तो ऊपर 10 की घात -34 है। ठीक है ना। ऊपर जो है वो क्या है 10 की घात -34 है और गुणे क्या है 10 की घात 8 है और गुणे 10 की घात ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब जरा देखो फिर से यहाँ पर, तो ये तुम्हारा आएगा 6.6 गुणे बाई 3 और बटे हो जाएगा 35 गुणे, अब ये वाला ऊपर की तरफ गया, ये वाला ऊपर की तरफ गया तो माइनस में आ गया, तो 10 की घात -35 हो गया और गुणे 10 की घात 17 हो गया। देखना भाई 9 और 8 जो होगा ये मिला के 17 हो जाएगा। ये वाला जो शून्य ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला शून्य ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला शून्य ऊपर की तरफ गया तो इसको हम लिख सकते थे 35 गुणे 10 की घात 1 और जब ये एक ऊपर जाएगा तो माइनस में लाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -35। सही है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 5.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है ना। तो इतना जूल जो आएगा वो मान आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित उपकोषों के n तथा l का मान लिखिए। आपको n और l का मान लिखना है। अब ये n क्या है और l क्या है ये जरा देखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि n जो होता है ये एक्चुअल में मुख्य क्वांटम संख्या होती है। ये क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या। और l जो होती है, l की अगर मैं बात करूं तो l जो होता है वो होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए आपको एक बात ये मालूम है कि दिगंशी क्वांटम संख्या क्या करती है, उपकोष के बारे में बताती है और मुख्य क्वांटम संख्या किसी के कोष के बारे में बताती है। दूसरा आपको एक बात ये और पता है कि अगर आपके पास में उपकोष जो हैं, अगर आपके पास उपकोष जो हैं एस है, पी है, डी है और एफ है, तो उसके लिए जो एल है उसका मान 0 1 2 3 होता है। ठीक, तो चलो भाई अब हम देख लेते हैं। तो देखिए 2s ये वाली वैल्यू जो है वो क्या कोष को बताती है, तो इसका मतलब n का मान क्या हो जाएगा 2 और ये वाली ये किसको बता रही है, उपकोष को बता रही है। तो s के लिए l का मान कितना है 0, तो यहाँ पर n का मान 2 हो जाएगा और l का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला आ रहा है 3p, तो 3p के लिए n का मान जो होगा वो क्या 3 हो जाएगा और l का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 1। उसके बाद कह रहा है 5d, तो 5d के लिए n का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 और l का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 2। फिर कह रहा है 4f, तो 4f के लिए अगर हम देखें तो n का मान क्या हो जाएगा 4 और l का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, n और l के मान को लिख देंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 25 के तत्व की आवर्त संख्या तथा वर्ग संख्या बताइए। मतलब आपको परमाणु क्रमांक दिया गया है और बताया गया है कि इसका आवर्त बताइए और वर्ग या समूह बताइए। तो मतलब आवर्त सारणी में आपको ये सब बताना है। तो सबसे पहले तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और वो भी किसके नियम के अनुसार लिखेंगे, आपबाउ के नियम के अनुसार।
ठीक है ना। तो अबॉव के नियम के अनुसार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6 और फिर 3s2, फिर 3p6, फिर हो जाएगा 4s और फिर आता है 3d। तो चलो पहले इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। दिए कितने 25, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जब 7 बचे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएंगे। ये मैंने क्यों बताया कि मान लो अगर आपके पास में 24, आपको याद आ रहा है कि 24 जो होता है वो क्या है, अबॉव नियम का अपवाद है। तो उस केस में आप क्या करते हो कि 1s2 है, फिर 2s2 है, फिर 2p6 है, फिर 3s2 है, फिर 3p6 है, उसके बाद में 4s2 और 3d4 अगर कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अपवाद है, और सही क्या होगा कि ये 4s1 और 3d5 होगा। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर 4s और 3d को भरने के पहले ये माइंड में सेट कर लेते हैं कि डी जो है वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो नहीं हो रहा है। अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो रहा है तो एस के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है ना, सही। तो बाकी का आपने पढ़ा था अबॉव के नियम में कि ऐसा क्यों होता है, तो उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे किस पे, आवर्त संख्या पे और वर्ग संख्या पे हम इसकी बात करेंगे। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो आवर्त संख्या और वर्ग संख्या पे बात करेंगे। तो देखो भाई, देखिए आवर्त संख्या जो होती है किसी भी तत्व का आवर्त अगर निकालते हैं तो उसका जो हाईएस्ट एन होता है, उसका जो हाईएस्ट एन होता है यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान जिसका अधिकतम होता है वो होता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या कौन है, तो ये सारे के सारे मुख्य क्वांटम संख्या हैं। अधिकतम मान कितना है, तो n बराबर 4 आ रहा है। n बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर n बराबर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका 4th आवर्त होगा, इसका चतुर्थ आवर्त होगा। ठीक है ना, ये चतुर्थ आवर्त का तत्व होगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आप ब्लॉक भी देख सकते हो। तो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक वो होता है, वो उपकोष होता है जहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आप देखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी इस उपकोष में जा रहा है। तो जब डी उपकोष में जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये डी ब्लॉक का तत्व हो गया। ठीक है ना। उसके बाद उसका समूह देखते हैं। तो देखिए समूह देखने के लिए आपको मैं आवर्त सारणी से बता रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आवर्त सारणी में आपको याद आ रहा है कि यहाँ पर ये जो होता है वो S होता है, उसके बाद में यहाँ पर D होता है और फिर यहाँ पर क्या होता है P होता है, और यहीं से जो होता है वो F शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब आप अगर S के बाद D पे आएंगे तो S के बाद D पे आए तो सबसे पहले S के इलेक्ट्रॉन भरे, फिर D के इलेक्ट्रॉन भरे। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, तो S में इलेक्ट्रॉन आपने भरे 2, और फिर D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, तो D में इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे, D कौन सा होता है, n-1D होता है। आप देखो ना, जब 4th शुरू हो रहा है तो n का मान कितना है, 4 है, तो D का मान कितना है, n-1 यानी कि 3 आ रहे हैं। ठीक है ना। जब भी D की बात करते हैं तो D जो होता है, अगर पीरियड जो होता है यानी आवर्त जो होता है वो चौथा होता है, तो D जो होता है वो तीसरा होता है। आवर्त 5वां होता है तो D कितना होता है, चौथा होता है। हमेशा n का मान अगर 4 है तो n-1 कितना होगा, 3, तो 4s के भरने के बाद 3D भरेगा। बात समझ आई कि नहीं है। तो ठीक, तो हमें क्या करना है, S के इलेक्ट्रॉन का योग कर देना है और प्लस n-1 D के इलेक्ट्रॉन का योग कर देना है। तो चलो भैया योग कर लो। S में कितने इलेक्ट्रॉन है, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो NS में इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। n-1 D में कितने, n-1 D में 5 हैं, तो 5 हो गए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका समूह जो आएगा वो क्या आएगा, 7th आएगा, या ये 7th B का समूह का जो होगा वो तत्व होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं इसके आवर्त संख्या, वर्ग संख्या या समूह। देखिए जो समूह होता है वही वर्ग भी होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट, आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है कि H2SO4 तथा CO2 की लुईस अष्टक संरचना बनानी है। आपको लुईस ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से CO2 और H2SO4 की संरचना बनानी है। तो देखिए आपको याद आ रहा है कि लुईस का अष्टक नियम आया था जो कि कह रहा था कि अगर कोई भी परमाणु जो होता है अगर उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो अस्थायी होता है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की वजह से जो है बॉन्ड का निर्माण करता है, बंध बनाता है। ठीक है। और फिर उससे बहुत सारी संरचनाएं निकली थी, और उसको बाद में लुईस ने जो है फॉर्मल चार्ज के बेस पर जो है वो वेरीफाई भी किया था। बताया भी था कि अगर जो फॉर्मल चार्ज आता है तो उस हिसाब से अगर जैसा चाहते हैं वैसा फॉर्मल चार्ज आता है तो फिर ये यौगिक जो है स्थायी है, और अगर मान लीजिए कोई संरचना गलत बन गई है तो उसका फॉर्मल चार्ज अलग आएगा, और उस हिसाब से वो संरचना हम फिर बाद में सही कर लेंगे। तो खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि लुईस की अष्टक संरचना इनकी बनानी है, H2SO4 और CO2 की।
लुईस का मतलब क्या होता है? लुईस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और हाइड्रोजन की बात अगर करें तो हाइड्रोजन में तो बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, क्योंकि एक ही शेल होता है। बात में तो 1s2 हो जाएगा। ठीक, चलो भाई बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम बनाते हैं किसका, H2SO4 की संरचना बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं H2SO4 की संरचना और इसको नाम देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है। ठीक है, चलो भाई। अब सबसे पहले देखो संरचना बनाने के पहले जितने भी तत्व होते हैं उन सबके परमाणु क्रमांक लिख के और उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को पता कर लिया जाता है, जिससे कि ध्यान में रहता है कि ये कितने बंध बनाएगा। तो देखो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में है। ठीक है ना। सल्फर की अगर आप बात करते हो तो 16 है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2, 8, 6, यानी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हो तो 8 होता है, तो 2, 6, यानी इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए सल्फर जो होगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर 2 जो होगा वो सहसंयोजक बंध बनाएगा शेयरिंग के लिए, जिससे उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो होगा ये भी 2 बंध का निर्माण करेगा। तो चलो भाई अब देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास में 3 परमाणु है, तो हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब केंद्र में किसको रखें? संरचना बनाने के पहले स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है कि सर ये संरचना बनाए कैसे, बिल्कुल सही संरचना कैसे बने। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी केंद्रीय परमाणु जो होता है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन को नहीं लिया जाता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि ये सिर्फ एक ही बंध बनाते हैं। बात समझ आई ना। आपको केंद्र पे उस आदमी को रखना है जिसके 2 आंखें 12 हाथ हो और जो सबको जो है वो समेट ले, सबको बांध ले। तो वो परमाणु जो होगा वो कहाँ पर रहेगा? सेंटर पे रहेगा, यानी वो सेंट्रल एटम होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। तो पहली बात तो ये कि एक एक बॉन्ड बनाने वाले तत्व नहीं रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ठीक। अब इसके बाद हम इनमें ये देखते हैं, बाकी कौन बचा? सल्फर और ऑक्सीजन। अब इनमें हम ये देखते हैं कि कौन सा परमाणु संख्या में कम हो। भाई सेंटर पे कौन रहेगा? जो अकेला ही सबके लिए काफ़ी हो, संख्या में कम हो और साथ ही साथ उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी कम हो। बात समझ आई ना। तो अगर मैं सल्फर और ऑक्सीजन को कंपेयर करूं तो सल्फर जो है वो संख्या में देख रहे हो कितने हैं? 1 है। और ऑक्सीजन संख्या में देख रहे हो तो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है ना। सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता अगर मैं देखूं तो वो ऑक्सीजन से कम होती है। सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5 होती है और सल्फर जो होता है इसकी 2.5 होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया कि सल्फर जो होगा वो कहाँ पर आएगा? केंद्रीय परमाणु के रूप में आएगा। तो भाई चलो हम सल्फर यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के रूप में ले लेते हैं। ये मेरे पास सल्फर हो गया। सल्फर पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर पे। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो आप यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए चारों ऑक्सीजन को 4 दिशाओं में रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 4 ऑक्सीजन रखा, तो एक ऑक्सीजन फिर एक ऑक्सीजन फिर ये ऑक्सीजन। अब हर एक ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो उस हर एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अभी हमने देख लिया था। ठीक है ना। तो ये हर एक ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो यहाँ पर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक। अब सल्फर को हमने सबसे पहले कंप्लीट किया, तो सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ की, तो सल्फर पे इलेक्ट्रॉन हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। सल्फर पे 7 हो गए। चाहिए कितने हो लुईस के हिसाब से? 8। तो 8 चाहिए, तो फिर उसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ शेयरिंग कर ली, सल्फर का पेट भर गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। अब इन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले ऑक्सीजन पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात जरा सोचेंगे कि इन ऑक्सीजन को भी 8 करना है। आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपके पास सभी 2 हाइड्रोजन जो है छोटे हैं, जिनके एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन को मिल सकते हैं। तो आपने काम ये किया कि ये हाइड्रोजन लिखा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, और यहाँ पर आपने हाइड्रोजन लिखा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी। इस तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी पेट भर गया, यानी इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना। इसके काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना। सबके पास 8 हो गए और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी हो गए। अब मेरे पास बचा क्या? ये ऑक्सीजन बचे हैं 2 ऑक्सीजन, और मेरे पास सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। सल्फर क्या लुईस के हिसाब से 8 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है? 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है? ना।
लुईस का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन की ही बात करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो कभी भी आपको इस तरह से सल्फर के बंध नहीं बनाने हैं। ये मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल के हिसाब से बनता है, अधिकतम संयोजकता सिद्धांत के अनुसार। लुईस के अनुसार कभी भी इस तरह का बंध नहीं बनता है। तो फिर लुईस कैसे बंध बनाएंगे? तो लुईस जो होंगे वो क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को ही मेंटेन रखते हुए चलेंगे। तो लुईस जो है यहाँ पर उपसह संयोजक बंध बनाएगा। क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उपसह संयोजक बंध बनाएगा। उपसह संयोजक बंध की खासियत क्या होती है? यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सह संयोजक में तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु से हैं, लेकिन उपसह संयोजक में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से होते हैं और हक दोनों का होता है। मतलब अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और इस सल्फर की बात करूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, इस पे हक इसका भी है और हक इसका भी है, दोनों का ही है। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया, उपसह संयोजक बना दिया। अब वो ऑक्सीजन का भी पेट भर गया और सल्फर का पेट तो भरा ही हुआ था। तो अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो भाई, इसका बॉन्डेड स्टेट बना लें, बंद वाला इस संरचना बना लें। तो बंद वाली संरचना बनाने के लिए देखो सल्फर बीच में है, ठीक है। सल्फर ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ बनाया, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनाया इसने ऑक्सीजन के साथ, एक सहसंयोजक बंध ये हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध इसने ऑक्सीजन के साथ और एक सहसंयोजक बंध हाइड्रोजन के साथ। अब क्या ये लुईस अष्टक जो होगा वो संरचना बन गई? क्या ये लुईस अष्टक संरचना बन गई? सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ हैं। क्या ये लुईस स्ट्रक्चर संरचना है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लुईस अष्टक की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी दिखने चाहिए। यानी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध नहीं बनाया है वो भी संरचना में दिखाई देने चाहिए। तो भाई चलो बताते हैं जरा, सल्फर ने क्या किया? सल्फर ने तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 इधर रहा गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इधर हैं। तो मतलब सल्फर के तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज में आ गए। भाई सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ शेयरिंग कर ली, साझा कर लिया, और 2 इनको दे दिए। तो सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है। चलो भाई अब आ जाओ इधर साइड, ऑक्सीजन पे क्या है? ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज में आ गए, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो बचे हैं तो भैया बचे वाले हमको दिखने चाहिए, तो बचे वाले यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। फिर इस ऑक्सीजन के न तो ये यूज हुए ना ये, इसके पास जो है वो 6 के 6 बचे हुए हैं, तो बच्चे दिखने चाहिए, ठीक है। इस ऑक्सीजन को देखो, तो इस ऑक्सीजन की बात अगर करें तो इसके पास भी 6 के 6 बचे हैं, और बचे हैं तो हमको दिखने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे भी बचे हैं, तो ये हमको दिखने चाहिए, ठीक है। तो अब इस हिसाब से ये H2SO4 की लुईस अष्टक संरचना हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है वो CO2 की लुईस अष्टक संरचना बनाते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब हम देखो क्या करेंगे, CO2 की लुईस अष्टक संरचना बनाते हैं। तो CO2 में फिर से मैंने आपको बोला कि जितने परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको लिखना है, जिससे कि आपको बाहरी कोश में उनके इलेक्ट्रॉन पता चल जाए और वो कितने बंध बनाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भी आपको पता चल जाए, ठीक है। तो कार्बन जो है वो कितना है? इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो 2 4, यानी कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन 4 बंध बनाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 8 है, तो क्या हो जाएगा 2 6। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं, तो ऑक्सीजन 2 बंध बनाएगा। चलो भाई अब कार्बन की हम बात करें तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है हमने एक इधर साइड रख दिया, एक इधर साइड रख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और ये ऑक्सीजन के बाहरी कोश में हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन को क्या करना? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, 8 करना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? साझा करेगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया? साझा कर दिया, ठीक। यहाँ पर बात करें तो इसने भी क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर दिया। अब जरा देखो इस ऑक्सीजन की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8।
इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। अब चलो कार्बन की बात करें तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, यानी सबके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये लुईस संरचना बन गई। तो चलिए बॉन्डेड स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। तो बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन यहाँ पर, ठीक है, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन ने 2 बंध बनाए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या ये लुईस स्टक जो है वो संरचना है, नहीं है, क्योंकि बचे हुए इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो 1 और 1 ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। इस तरह से ये CO2 की लुईस अष्टक संरचना हो गई है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फॉर्मल आवेश क्या होता है, CO3 2- का फॉर्मल आवेश ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि फॉर्मल आवेश क्या होता है और CO3 2- में फॉर्मल आवेश आपको ज्ञात करना है। हर एक परमाणु में आप आवेश ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्मल आवेश क्या होता है। फॉर्मल आवेश और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा होता है कि जब क्या हुआ कि लुईस का अष्टक नियम आया, उसके बाद में लुईस की बहुत सारे अणुओं की संरचना बनाएगी और जब संरचना बनाएगी तो एक एक अणु की कई संरचना बन रही थी। अब ये कैसे पता चले कि ये लुईस के अष्टक नियम को फॉलो कर रही है और उसके अनुसार ये बनी हुई है, तो इसको पता करने के लिए फॉर्मल चार्ज लाया गया। तो एक्चुअल में फॉर्मल चार्ज जो था वो किसी भी अणु या आयन में प्रत्येक परमाणु के ऊपर आवेश होता है, यानी कि फॉर्मल चार्ज जो होता है, यानी कि फॉर्मल आवेश जो होता है, यह किसी भी अणु या आयन की लुईस संरचना में उसके ऊपर ज्ञात आवेश होता है, आवेश होता है। फॉर्मल आवेश यह बताता है कि दी गई लुईस संरचना सही है या गलत है। अब ये कैसे पता चलता है कि सही है कि गलत है? भाई आपने क्या किया, इन सब का चार्ज पता किया, कार्बन का पता किया, 3 ऑक्सीजन का पता किया और उन सबको जोड़ दिया। अगर जोड़ने के बाद वो -2 आ रहा है तो आपको समझ में आ गया कि CO3 के ऊपर आवेश कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इसका मतलब ये संरचना CO3 2- की सही है। और अगर मान लो -2 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उस केस में ये संरचना सही नहीं है, कोई दूसरी संरचना बनेगी और उस संरचना के अनुसार यहाँ पर आवेश कितना आएगा, -2 आएगा। तो एक लाइन हम यहाँ पर और लिखेंगे, यदि किसी उदासीन यौगिक में सभी परमाणुओं का फॉर्मल आवेश 0 आता है या किसी आयन में योग फॉर्मल आवेश का योग उस आयन के आवेश के बराबर आता है, तो वह संरचना सही होती है।
बात समझ आई ना। तो वह संरचना कौन सी, लुईस संरचना। तो वो लुईस संरचना जो होगी वो कैसी होगी, सही होगी। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है इसका। तो देखो फॉर्मल आवेश जो होता है ये बराबर होता है मुक्त अवस्था में उस परमाणु की संयोजक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस हाफ गुणे बंध बनाने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और माइनस कुल अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ आई ना। तो फॉर्मल आवेश बराबर होता है मुक्त अवस्था में उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस हाफ गुणे बंध बनाने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके बाद माइनस कुल अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब ये सब बहुत ज़्यादा हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या बोल दिया। तो चलो अभी हम इसको समझते हैं कि हमने क्या बोला है और उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। ठीक है ना। तो चलो भाई इसको देखा जाए। अब ये मैं हटा रहा हूँ और अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि CO3 2 माइनस में हम कैसे निकालेंगे। इसको मैं ट्रिक से जो मैं बताता हूँ ये कि इसको तुम लोग ऐसे याद कर लो कि FC इक्वल टू होता है V माइनस B माइनस U। ठीक है ना। V जो होता है का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। B का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड, इसने कितने बंध बनाए। बात में ना भाई, देखिए एक बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2, और 2 का आप आधा कर दे रहे हो तो एक ही हुआ ना, तो एक बंध हो गया ना। भाई मेरी बात समझ में जरा, जैसे कार्बन से मैंने ऑक्सीजन के साथ बंध बनाया, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2। तो मैंने क्या लिखा, हाफ गुणे बंध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 क्या है, ये बंधी तो है। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए ना, तो सीधे सीधे क्या करो, बंधों की संख्या लिख दो कि इस परमाणु ने कितने बंध बनाए उसको लिख दो। ठीक है, और माइनस यू का मतलब है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लिए। बात समझ आई कि नहीं आई। तो वो जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास यू जो है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हमको एग्जाम्पल जो दिया गया है वो दिया है, हमसे पूछा है CO3 2 माइनस का। तो चलो हम इसकी एक संरचना, लुईस संरचना बना लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। बस इस संरचना बनाने के लिए मैंने पहले बताया था कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 6 परमाणु क्रमांक है, तो 2 4 बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन 8 है, तो 8 है तो फिर इसके पास में 2 6 बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जरा बात देखिए, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और 2 माइनस चार्ज है। आपको याद आ रहा है कि कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। बट अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस दे देता हूँ तो 2 माइनस देने पर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 8 बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बंध का निर्माण नहीं करेगा। बात को समझ में आई कि नहीं आई। अब लुईस संरचना ये कहती है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है कि कोई भी परमाणु बंध का निर्माण अपने ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए करता है, लेकिन इस आयन के ऊपर, परमाणु आयन, ठीक है, ये इस आयन के ऊपर जो होगा इलेक्ट्रॉन ही 8 हो गए बाहरी कोश में, तो ये बंध का निर्माण नहीं करेगा। इसी वजह से कभी भी किसी भी ऑक्सीजन परमाणु को या आयन को बंध बनाते समय 2 माइनस नहीं देते हैं, क्या देते हैं, 1 माइनस। 1 माइनस देंगे तो इसके पास कितने हो गए, 8, तो इसका परमाणु क्रमांक है 8 इलेक्ट्रॉन, और 1 आपने दे दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो जाएगा 2 7। अब ये एक बंध बनाएगा, 8 इसको पूरे करने, तो ये क्या करेगा, एक बंध का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब कभी भी किसी भी ऑक्सीजन को आप 2 माइनस दे के बंध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसका पेट पहले से ही भर गया, 8 हो गए, अब वो बंध क्यों बनाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं।
अब मैंने आपको एक बार बताया था कि जो कम विद्युत ऋणात्मक होता है और संख्या में कम होता है वही केंद्रीय परमाणु है। तो कार्बन ऑक्सीजन में कम विद्युत ऋणात्मक कार्बन, संख्या में कौन कम है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो संख्या में भी कम कार्बन, यानी कार्बन जो होगा वो केंद्रीय परमाणु आएगा। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास 4। अब मेरे पास एक ऑक्सीजन है, मैंने यहाँ रख दिया, और 2 मेरे पास O- होंगे। देखना 2 माइनस है तो ऑक्सीजन कितने बचे, 2, यानी कि 2 O- होंगे, तो मेरे पास 2 O- हो गए। अब जो ऑक्सीजन है उसके परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और O- के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा, ठीक। अब इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इसने, इसका पेट भर गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इसका पेट भर गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको 8 करना है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो इसका पेट भर गया, 8 हो गए। अब कार्बन का सोचो, क्या कार्बन पे 8 हो गए, तो देख लेते हैं भाई। कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन पे भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब है कि ये लुईस को फॉलो कर रहा है। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो ये देखिए कार्बन, डबल बॉन्ड ऊपर बन गया ऑक्सीजन, ये O पे माइनस चार्ज, ये O पे माइनस चार्ज। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि फॉर्मल चार्ज जो होता है बिना आप स्ट्रक्चर बनाए नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो इसलिए आपको लुईस डॉट के हिसाब से संरचना बनानी पड़ेगी और फिर यहाँ पर आपको उसका फॉर्मल चार्ज पता करना पड़ेगा। क्या ये लुईस डॉट संरचना है, क्या ये लुईस संरचना है, नहीं है, क्योंकि इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे। तो भाई दिखाओ, तो इसमें कितने बचे, 4, इसमें कितने हैं, 6, इसमें कितने हैं, 6, ठीक है। अब ये कैसी हो गई, लुईस संरचना हो गई, CO3 2- की लुईस संरचना। अब हम यहाँ पर क्या 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 करेंगे, हर परमाणु पे फॉर्मल चार्ज पता करेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर तुम्हारे पास ऑक्सीजन जो है वो सारे के सारे ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब इनको वेरीफाई मतलब कि करने के लिए इनको हम क्लासीफाई कर देते हैं। तो हमने कह दिया कि ये मेरे पास ऑक्सीजन परमाणु 1 है, ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3 है, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि 2 पे कौन सा आवेश आया, 3 पे कौन सा आवेश आया, 1 पे कौन सा आया। तो चलो देखते हैं। तो देखो ये मेरे पास हो गए परमाणु या फिर आयन। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखा है V-B-U, और यहाँ पर फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अब देखिए परमाणु की अगर हमने यहाँ पर बात की, ठीक है, परमाणु ही लिखते हैं, आयन नहीं लिखते हैं, परमाणु ही लिखते हैं, ठीक। परमाणु की बात की तो पहले कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की संयोजकता मुक्त अवस्था में कार्बन परमाणु की के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो कार्बन परमाणु का 6 होता है, तो 2 4, मुक्त अवस्था में 4 होते हैं, तो 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए माइनस। इस कार्बन ने कितने बंध बनाए, तो इस कार्बन ने बंध बनाए 1 2 3 4, ठीक है। तो बंधों की संख्या, तो कितने बंध बनाए, 4 माइनस। इस कार्बन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अनशेयर्ड कुछ बचा है, कुछ दिख रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वैसे इस कार्बन के ऊपर दिख रहा है क्या, ना, तो नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा, 0, यानी इसके ऊपर आवेश क्या आ गया, 0 आ गया, फॉर्मल आवेश इसके ऊपर 0 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा लिया, 1, तो ऑक्सीजन 1 लिया। अब ऑक्सीजन की मुक्त अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो भाई 6 होगा माइनस। इस पहले वाले ऑक्सीजन कितने बंध बनाए, तो इसने भैया 2 बंध बनाए, तो 2 हो गया माइनस। इसके पास संयोजी को मतलब इसके पास में जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो अबंधित इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बंध नहीं बनाए, कितने हैं, तो 1 2 3 4 हैं, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो यहाँ पर भी आवेश 0 आ गया। अब आ जाओ O2 पे, तो O2 आ गया, ठीक है ना। अब O2 की बात करो तो O2 मुक्त अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन को रखेगा, तो 6, तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन को रखा। बंध इसने कितने बनाए, तो भैया 1 बनाया, तो इसने 1 बंध बनाया,
ठीक है। अब इसमें अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी -1 आएगा। ठीक है। O3 की बात करें तो O3 O2 की तरह ही है, तो 6 - 1 -6, यानी -1 आएगा। कुल योग कर दो भाई, फॉर्मल चार्ज का कुल योग कर दो, -2 आएगा। और आपको समझ में आ रहा है कि CO3 पे भी चार्ज कितना आता है, -2। इसका मतलब है कि ये जो संरचना आपने बनाई है, ये लुईस संरचना बिल्कुल सही संरचना है, क्योंकि इसमें आयन पर जो आवेश आया था वही आवेश यहाँ पर भी टोटल इनका जोड़ करने के बाद आया है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम CO3 2- की का फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे और उससे ये भी पता कर लेंगे कि हमारा बनाया हुआ लुईस संरचना सही है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सबसे अधिक मोल होंगे। आपको यह बताना है कि इन विकल्पों में से किस में सबसे अधिक मोल होंगे। 18 ग्राम आपको H2O दिया है और 100 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, 16 ग्राम मीथेन दिया है और 4 ग्राम आपको हाइड्रोजन दिया है। आपको मोल पता करने हैं कि मोल इनमें सबसे ज़्यादा किसके पास होंगे। तो चलो भाई देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किसके पास होंगे। तो देखिए, मोलों की संख्या जब आप निकालते हैं या मोलों की संख्या की बात अगर आप करते हैं तो ये होता है दिया गया भार और बटे क्या होता है, अणु भार। अगर परमाणु होता है तो उसका परमाणु भार लिख लेते हैं। ठीक है। तो चलो भाई पहले ऑप्शन में हम देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमें 18 ग्राम जल दिया है, तो सबसे पहले हम जल का अणु भार निकालेंगे। और जल का अणु भार, किसी भी तत्व का अणु भार जो होता है उसके जितने भी परमाणु होते हैं उन सब के परमाणु भार का योग होता है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन कितना 1 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन का कितना परमाणु भार होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल आ जाएगा 18 और ये लिख देंगे ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना। अगर हम इसको ग्राम में लिखते हैं तो हमें फिर ग्राम में लिखने पर प्रति मोल जरूर लिखना पड़ता है, ग्राम प्रति मोल। ठीक, क्योंकि 1 मोल का जो वेट आता है ग्राम में वो इतना ही आता है, उसके अणुभार के बराबर आता है। ठीक, तो चलो भाई इसके मोलों की संख्या निकालने, तो मोल को हम n से दिखाते हैं। अब कितना दिया गया, भार कितना है 18 ग्राम दिया है और इसका अणुभार कितना है 18 दिया है, तो भाई 18 दिया है, यानी कि 1 मोल यहाँ पर जल के आ गए। अब बी ऑप्शन ले लो। तो बी ऑप्शन में अगर हम बात करें तो बी में क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट दिया। तो जरा कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहले अणुभार निकालूं। तो अणुभार को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम का अणुभार प्लस कार्बन कितना 1 है, कार्बन का अणुभार और प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का अणुभार। कैल्शियम का अणुभार अगर हम देखें तो 40 होता है, 20 कैल्शियम 40 होता है। कार्बन का देखें तो 12 होता है। ऑक्सीजन का देखें तो 3 गुणे 16, 8O16 ऑक्सीजन होता है, 6C12 कार्बन होता है। ठीक है ना। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 40 प्लस 12 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 48, ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना। अब हमें मोल कैल्शियम कार्बोनेट के निकालने हैं, तो मोल हो गए कैल्शियम कार्बोनेट के, ये बराबर क्या होगा, भार कितना दिया है 100 ग्राम बटे अणुभार कितना दिया है 100 ग्राम, तो बराबर क्या आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी हमको 1 मोल मिल गया। सी की बात करें तो सी हमें मेथेन दिया हुआ है, तो मेथेन का अणुभार निकालो। तो मेथेन का अणुभार बराबर हो जाएगा कार्बन का परमाणु भार और प्लस हाइड्रोजन कितने 4 हैं, 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार, कार्बन का कितना 12, 4 गुणे 1 यानी कि 16 ग्राम प्रति मोल होगा। ठीक। अब मेथेन का हमें मोल निकालना है, तो मेथेन का भार कितना दिया है 16 ग्राम दिया हुआ है और इसका अणुभार हमने 16 निकाल लिया, यानी यहाँ पर भी हमारे पास 1 मोल आ गए। तीनों में मोलों की संख्या समान है, इसका मतलब हमारे पास डी जो होगा वही सही होगा। बात समझे ही ना, यही इसी में सबसे अधिक मोल होंगे क्योंकि बाकी तीनों में समान मोल है। चलो देख लेते हैं इसको। हाइड्रोजन H2 का अणुभार, तो H2 का अणुभार बराबर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो 2 हैं तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 2 गुणे 1 यानी क्या हो जाएगा 2 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के मोल निकाल लो, तो NH2 बराबर हाइड्रोजन का भार कितना दिया है, हाइड्रोजन का भार NH2 निकाल लो, हाइड्रोजन का भार कितना दिया है 4 और हाइड्रोजन का अणुभार कितना है 2, यानी कितने आ गए 2 मोल आ गए। सबके मोल आए 1, इसका मोल आया 2, यानी इसका ही सबसे अधिक मोल है। आंसर आपका डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
देखिए आपको दिया है 5m। m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है मोलरता। क्या मतलब होता है? मोलरता। यानी कि आपको इसकी मोलरता दे दी गई है कितनी? 5m। अगर मैं दिया है की बात करूं तो यहाँ पर आपको इसकी मोलरता जो दे दी गई है वो कितनी है? 5 मोलर दे दी। 100 ml H2SO4 विलयन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको विलयन का आयतन भी दे दिया है, विलयन का आयतन भी दे दिया है। कितना दे दिया है? 100 ml। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है मोलों की संख्या, पूछ रहा है मोलों की संख्या, यानी n का मान पूछ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो चलो भाई मोलरता वाला सूत्र लगाओ। अगर तो मोलरता बराबर क्या होता है? तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन क्या है? लीटर में। अच्छा 100 ml के अगर हमको लीटर बनाने हो तो क्या होगा? तो 100 ml के लीटर बनाने हैं तो 100 बटे क्या कर देंगे? 1000 लीटर कर देंगे। तो 100 बटे 1000 कितना हो जाएगा? तो 0.1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई मोलरता दी है क्या? हाँ दी है। कितनी दी है? 5 बराबर विलेय के मोलों की संख्या पता है क्या? ना, ये पता करना है। ये बता रहा है मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। विलयन का आयतन लीटर में दिया है? हाँ दिया है। कितना? 0.1। तो चलो NB बराबर क्या होगा? ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 गुणे 0.1 तो क्या आ जाएगा? 0.5 मोल आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो यहाँ पर मोलों की संख्या जो आएगी 5 मोलर 100 ml H2SO4 की। विलेय यहाँ पर H2SO4 होगा, मोलों की संख्या आ जाएगी कितनी? 0.5। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें कि 58.5 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता होगी। यानी कि आपको मोललता पता करनी है विलयन की। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि दिया क्या क्या है भाई। हमको दिया क्या क्या है? तो दिया है NaCl का भार कितना दिया? 58.5 ग्राम। और क्या दिया? जल का भार, जल का भार कितना दिया? 100 ग्राम। जल क्या है? जल विलायक है, तो चलो विलायक का भार हमको दिया हुआ है। NaCl क्या है? NaCl विलेय है, इसका मतलब विलेय का भार दिया है। अगर विलेय का भार दिया है तो विलेय के अणुभार की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से देख लेंगे। तो चलो हम यहाँ पर NaCl का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। NaCl का अणुभार यानी सोडियम का परमाणु भार और प्लस क्लोरीन का परमाणु भार। तो सोडियम का और प्लस क्लोरीन का, सोडियम का कितना होता है? सोडियम होता है 11, सोडियम 23 होता है। और क्लोरीन क्या होता है? 17, क्लोरीन 35.5 होता है। तो सोडियम का कितना हो जाएगा? सोडियम का 23 हो जाएगा और क्लोरीन का 35.5। ये टोटल हो जाएगा 58.5। अगर ग्राम में लिखेंगे तो मोल भी लिखना पड़ेगा, ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना? तो ये आ गया अणुभार। पूछा क्या गया? मोललता पूछी है, तो विलयन की मोललता, विलयन की मोललता पूछी है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। मोललता बराबर क्या होता है? तो मोललता बराबर होता है विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का भार ग्राम में। अगर मान लो किलोग्राम में रखेंगे तो 1000 हटा देंगे। ठीक है ना? विलायक का भार अगर हम किलोग्राम में यहाँ पे रखते हैं तो ये हटा देंगे। तो चलो भाई विलेय का भार कितना दिया है? तो 58.5 ग्राम दिया है। गुणे क्या हो जाएगा? 1000 बटे विलेय का अणुभार भी 58.5 है और विलायक का भार ग्राम में कितना है? 100 ग्राम। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 जीरो चले गए, यानी कि 10 मोलल आ जाएगा। ठीक है ना? तो 10 मोलल आ गया, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।